Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Today we are going to cover one of the most important short story, The Dead Man's Path by Chino Achebe. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ चिनो एचेबे जो कि पोस्ट कॉलोनियलिस्ट था, पोस्ट कॉलोनियल का जो है वो राइटर था। उसके एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी को आज चिनो एचेबे जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ अपने वर्क थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए। ओके, जो कि किसके इनकाउंटर में थी? हमारे पास जोसेफ कॉनरैड का वर्क द हर्ट ऑफ डार्कनेस के इनकाउंटर में वो पोएम उसने वो स्टोरी लिखी, वो नॉवल लिखा थिंग्स फॉल अपार्ट। सो आज की वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी द डेड मैन्स पाथ को डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि उसमें किस तरीके से हमें पोस्ट कॉलोनियल थीम्स नज़र आते हैं, किस तरीके से वो डील करता है पोस्ट कॉलोनियल थीम्स के साथ, वो स्टोरी किस तरह डील करती है। ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है, तो स्टे विद मी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी समरी को देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या बात कही गई है, इसकी मेन स्टोरी क्या है। इस स्टोरी को 1953 के अराउंड जो है वो पब्लिश किया गया। ये स्टोरी बेसिकली बेस्ड है सुपरस्टिशियस के ऊपर। सो बेसिकली स्टोरी में है क्या कि इनका एक मेन कैरेक्टर्स मिकाल ओबी, जिसको अपॉइंट किया गया था हेडमास्टर किस स्कूल का, ड्यूम सेंट्रल स्कूल का हेडमास्टर अपॉइंट किया गया था। सो वो बहुत ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक और इंथेस्टिक था, लाइक एक्टिव था, काम करना चाह रहा था। उसका बिलीव था कि उसके अपॉइंटमेंट से जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं वो बेसिकली वैलिड होंगे और वो प्रूव करेगा इस चीज़ से कि वो क्या है, बेसिकली गुड पर्सन है, और प्रूव करेगा कि वो एक्टिव है, यानी वो कुछ करना चाहता है और चेंज लेकर वो आएगा। सो स्कूल जो था बेसिकली, जिस स्कूल के अंदर उसको अपॉइंट किया गया था, वो बेसिकली क्या था, बेस था कंजर्वेटिव आइडियाज़ के ऊपर, या कंजर्वेटिव रेपुटेशन थी उसकी, और अभी वो चाहता था कि वो उसको मॉडर्नाइज्ड करे। ठीक है, स्कूल को मॉडर्नाइज्ड करे। वो स्कूल क्या किस बेस था, कंजर्वेटिव था। ओके, अभी जो है वो बेसिकली ओल्ड हेडमास्टर था, उसका जो सारा सिनेरियो है उसको लाइक यू कैन से कि देखता है उसकी प्रोग्रेशन को और सारी चीज़ों को, तो वो उसे लगता है कि वो बेसिकली लेस फॉरवर्ड थिंकिंग था। अब ओबी और उसका जो उसकी जो वाइफ है नैन्सी, उन्होंने प्लान बनाया कि वो किसी भी तरीके से स्कूल को इम्प्रूव करेंगे, उसकी टीचिंग मैथड्स को इम्प्रूव किया जाएगा, उसके गार्डन्स को इम्प्रूव किया जाएगा, यानी होल स्ट्रक्चर जो स्कूल का है वो बेसिकली उसको इम्प्रूव किया जाएगा, क्योंकि स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक, सो नैन्सी जो थी वो बिल्कुल उसने फुल सपोर्ट किया अपने हस्बैंड को मॉडर्न आइडियाज़ और मतलब ड्रीम्स वगैरह और सक्सेस को शेयर करना और सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने हस्बैंड को। और वो समहाउ प्राउड भी फील करती थी। उसे ये लगता था कि अगर मैं लाइक हेड मास्टर की वाइफ हूँ, ठीक है, तो जितने भी जो बाकी वो होंगी, यानी टीचर्स की वाइफ्स होंगी, जो उनकी वाइफ्स होंगी, उनसे मैं क्या लगूंगी, अपर लगूंगी ज़रा। ठीक है, बट बाद में पता चला कि वहाँ पर जितने भी मास्टर्स हैं वो मैरिड नहीं हैं। ओके, इसके बाद ओबिस जो है वो कहता है कि दिस इज़ अ गुड, टीचर्स कैन फोकस ओनली, कि अच्छी बात है कि वो मैरिड नहीं है, तो उसका सारा का सारा फोकस किसके ऊपर होगा, स्कूल वर्क के ऊपर ही होगा। सो नैन्सी जो है वो गार्डन की देखभाल करती हैं, उनकी फ्लरिश पर काम करती हैं, स्कूल्स को ब्यूटिफाई करने में हेल्प आउट करती हैं। एक इवनिंग ओबी जो है वो नोटिस करता है ओल्ड वीमेन को, कि ओल्ड वीमेन जो है वो फ्लोर बेड जो है उसने उसको कट किया, कटिंग थ्रू फ्लोर बेड, मतलब कि वो जो जगह बनी हुई होती है, क्यारियाँ टाइप बनी होती हैं, उसमें से वो गुजरी है। अब वो निशानों को, जिसके फुट स्टेप्स थे, उसको वो ढूंढने की, उससे बंदे को तलाश करने की चाह रहे हैं कि ये कौन था जिसने ये जो है वो यहाँ से वो गुजरा, इस क्यारी में से गुजरा कौन। फिर उसे डिस्कवर किया कि ये क्या थी, एक ओल्ड वीमेन थी। सो इसमें अब वहाँ स्कूल के अंदर एक पाथ था, ठीक है, जैसे कि डेड मैन्स पाथ लिया हुआ ना टाइटल है स्टोरी का, तो वहाँ एक पाथ था, एक रास्ता था, ठीक, जो विलेज से कह सकते हैं आप ग्रेवयार्ड तक जाता था, वो कब्रिस्तान तक जो है वो टेम्पल से कब्रिस्तान तक, विलेज से यू कैन से ग्रेवयार्ड तक जो है वो रास्ता जाता था। सो टीचर ने एक्सप्लेन किया इस रास्ते, इस पाथ की सिग्निफिकेंस को, कि ये इस पाथ की क्या सिग्निफिकेंस है। ये बेसिकली कनेक्ट करता है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो पाथ है, रास्ता है, बेसिकली कनेक्ट करता है विलेज श्राइन को बरल ग्राउंड्स के साथ। ठीक है, विलेज जो श्राइन है उसको बरल ग्राउंड के साथ जो है कनेक्ट करता है, इसलिए ये पाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था फॉर द विलेजर्स। ठीक, वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से कि आप कह सकते हैं उनके साथ उसकी बड़ी अटैचमेंट थी। सो पाथ जो था वंस क्लोज, मतलब उन्होंने बताया कि एक दफ़ा इस पाथ को ना बंद करने की कोशिश की गई थी, मतलब क्लोज करने की कोशिश की गई थी, इस रास्ते को बंद
किया जाने लगा, तो विलेजर जो ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया। सो ओबी देखता है कि पा जो है बेसिकली ये बैकवर्ड बिलीव्स को जो है सिंबलाइज करता है, बैकवर्ड बिलीव्स के पुराने ख्यालात और इन सब को। वो बहुत ज़्यादा वरी था, इट विल हर्ट द स्कूल्स इमेज बिफोर इंस्पेक्टर्स। वो कहते हैं अगर ये रास्ता हो, लोगों का आना जाना रहे, ये डेड मैंस पाथ जो भी है, अगर ये पाथ स्कूल के अंदर रहे तो इससे इंस्पेक्टर्स के ऊपर क्या इमेज बनेगा, इंस्पेक्टर हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारे स्कूल के बारे में क्या सोचेगा। तो उसने ये सोच वो रखता था ओबी, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस जो वो रास्ता था, पाथ था, उसको ना क्लोज करने का ऑर्डर दे दिया कि इस रास्ते को क्लोज करना है। तो उसने क्लोज किया, तारे शारे लगाई, फैंसीज और जो बार्बर वायर थे वो उन्होंने वहाँ पर लगाए। विलेज जो था, जो विलेज है वो प्रिसिस्ट, एक दफ़ा फिर ये हुआ कि जो विलेज का प्रिसिस्ट होता है वो पादरी टाइप, वो ओबी के पास आया और बताया, एक्सप्लेन किया कि पाथ जो है वो सेक्रेड रोल है, ठीक है, ये सेक्रेड रोल प्ले करता है, एक यू कैन से एक पाकीज़ा रास्ता है, एक पाकीज़ा मुकद्दस हमारे लिए रोल प्ले करता है। तो ऐसा ना करें, ये आप इसको क्लोज ना करें। एंसेस्टर जो है वो इसका यूज़ करते हैं, वो आते हैं जाते हैं, लाइक यू कैन से कि इनका कंसेप्ट था कि डेड मैंस यहाँ से आते हैं और गुजरते हैं वगैरह वगैरह। सो बेबीज़ जो हैं वो भी इसी रास्ते से जाकर पैदा होते हैं, ठीक है। तो ओबी जो है उसने डिसमिस कर दी इस बिलीव को, और वो कहता है कि ये बिलीव सुपरस्टिशियस है, ये आप लोगों का बिलीव है, एक रास्ता ऐसा मुकद्दस कैसे हो सकता है, ये आप लोगों का बिलीव है, ऐसा मतलब इस रास्ते को बंद करना ही करना है, मतलब वो कर चुका था। उसने उसकी बात भी, प्रिस्ट की बात भी नहीं मानी, तो विलेजर ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी किया, बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से इस चीज़ को अपोज किया कि हमारे जो एक होली या एक सेक्रेड पाथ है उसको क्यों क्लोज किया जा रहा है। सो इसने जो ओबी था, इसने सजेस्ट किया विलेजर्स को कि वो एक न्यू पाथ बना लें, ठीक है। अब न्यू पाथ बनाने में जो ये बाकी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वो एज ए लेबर काम करेंगे, स्टूडेंट्स भी इसमें हेल्प आउट करेंगे। ओके, फिर हुआ, ये स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर 2 दिन बाद जो है एक विलेजर है उसकी ना डेथ हो जाती है। कैसे होती है, वो बर्थ को, न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देती हैं और फिर उसकी डेथ हो जाती है। सो अब जितने भी लोग थे उन्हें सबको ओबीज़ को इस चीज़ के लिए ब्लेम किया कि उसी ने, मतलब फैंसिस उसी ने ये रास्ता क्लोज़ किया, ना क्लोज़ होता तो ऐसा ना होता, नहूसत फैल गई, ये वाली सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। और सारे का सारा गुस्सा किसके ऊपर जो है वो निकाला गया, ओबी के ऊपर जो है वो निकाला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ओबी ने क्या फाइंड किया, उसने ये पाया कि जो नैन्सी का गार्डन है वो टोटल डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है, सारा कुछ स्कूल बिल्कुल निस्त नाबूद हो चुका है, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आता है और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर भी ओबी को ही ब्लेम करता है सारी चीज़ें के लिए। वो लिखता है, एक रिपोर्ट लिखता है, वो पुअर कंडीशन ऑफ स्कूल ग्राउंड्स, क्योंकि वो सारा कुछ तबाह हो जाता है ना। पहले तो उसने बड़ा वर्क किया उसके ऊपर, रास्ते भी बंद कर दिए, गार्डन को भी अच्छा किया, स्कूल स्ट्रक्चर को भी ठीक किया, बट जस्ट उसकी बात को क्लोज करने से वो क्या हुआ, वहाँ सारा स्कूल जो है वो तबाह हो गया, हर चीज़। तो अभी जो है बेसिकली पुअर कंडीशन ऑफ स्कूल ग्राउंड, इस चीज़ को सॉरी जो हमारे पास गवर्नमेंट इंस्पेक्टर आया उसने क्या किया, एक रिपोर्ट लिखी और उसमें वो क्रिटिसाइज़ करता है, पुअर कंडीशन ऑफ द स्कूल को क्रिटिसाइज़ करता है, ओबीज की फेलियर टू मेंटेन गुड रिलेशन विद विलेज के साथ उसका जो है वो गुड रिलेशन नहीं है, उसको वो मेंटेन, क्योंकि विलेजर को भी तो वो दुश्मन बना चुका था ना, यानी किस तरीके से दुश्मन बना चुका था, उसने रास्ता जो क्लोज कर दिया था, तो विलेजर भी उसके अगेंस्ट हो गए थे ऑटोमेटिकली। तो अब वो बिल्कुल क्या था, अकेला था। अब जो इंस्पेक्टर है वो भी इसके अगेंस्ट बात लेके चला गया। सो यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। यानी ये स्टोरी अबाउट क्या है, एक पाथ को दिखाया गया है, किस तरीके से कोलोनाइजर आके इम्पोज करते हैं अपने रूल्स को, इस चीज़ को दिखाया गया। अब इसमें हम इंपॉर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। अब अभी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडर्न को, ठीक है, वो वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आया है, वो प्रोग्रेस लेकर आया है, वेस्टर्न प्रोग्रेस, ठीक। जो विलेज हैं और जो प्रिस्ट था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशनल बिलीव्स को, कस्टम्स को। अब इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट था, किन के दरमियान, विलेजर्स और जो ओबी है, ठीक है, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट था। सो ये कन्फ्लिक्ट जो है वो शो करता है मॉडर्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चर हेरिटेज के दरमियान कन्फ्लिक्ट को शो करता है। एरोगेंस एंड इनटॉलरेंस, ओबी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो आएगा, उसने ये कर देना है, उसने वो कर देना है, ठीक है। उसने ओल्डर हेडमास्टर को भी डिसमिस कर दिया कि वो आउटडेटेड नहीं है, वो सब चीज़ें, लेकिन ये सब कुछ अपडेट करना चाह रहा था, ठीक है। सो उसका जो रिफ्यूज़ल था टू कंप्रोमाइज़ विद द विलेजर्स डेमोन्स्ट्रेट प्राइड एंड अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर एरोगेंस और इनटॉलरेंस भी हमें नज़र आता है कि उसने उनकी बात नहीं सुनी, विलेजर्स की बात वगैरह वगैरह।
अब कल्चर और कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट भी दिखाया गया। जो फुटपाथ था वो बेसिकली विलेजर्स की स्पिरिचुअल कनेक्शंस को, लाइफ, डेथ और एंसेस्ट्री के साथ जो उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो इस चीज़ को सिंबलाइज करता है। ठीक है, ऑबिस जो है वो डिसरिगार्ड फॉर दिस पाथ रिफ्लेक्ट हिज फेलियर टू वैल्यू लोकल ट्रेडिशंस, लाइक ये शो करता है कि वो उसमें लोकल ट्रेडिशंस के का वो टोटल जो है वो फेल हो गया उस चीज़ में। सो अब यहाँ पर कल्चर कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट शो की गई है, और किसके द्वारा शो की गई है, मतलब कौन शो कर रहा है, विलेजर्स। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इग्नोरेंस, ऑबियस जो है उसके नैरो विजन्स है, प्रोग्रेस लीड्स टू डिस्ट्रक्शंस रादर देन इम्प्रूवमेंट, वो किसकी तरफ लेके चलता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके चलता है। उसका गार्डन जो है टोटल रियून हो गया, तबाह हो गया। एक स्कूल बिल्डिंग थी वो तबाह हो गई, उसने रिस्पेक्ट खो दी, विलेजर्स, इंस्पेक्टर्स सबके नज़रों में वो गिर गया। सो ये इग्नोरेंस का कॉन्सिक्वेंस है। और कॉलोनलिज्म अगर हम देखें और कल्चर क्लैश तो हमें नज़र आता ही आता है। स्टोरी जो है इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को, जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो अफ्रीकन ट्रेडिशंस को अंडरमाइन करता है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो अफ्रीकन जो एजुकेशन है उसको टोटल सप्रेस्ड करता है। ठीक, तो यहाँ पर कल्चर क्लैश और कॉलोनिज्म भी एचएबी जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं ब्लाइंड अडॉप्शंस ऑफ प्रोग्रेस को, कि आप अंधेधुन जो है वो हमारे पास जो कल्चर वेस्टर्न आया हमने उसको अडेप्ट करने की कोशिश की, जो एजुकेशन आई हमने उसको अडेप्ट करने की कोशिश की। तो इस चीज़ को जो है वो क्या करते हैं, समहाउ एचएबी जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। फेलियर ऑफ लीडरशिप्स, ऑबियस इनएबिलिटी टू बिल्ड हार्मोनी बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी रिवील्स पुअर लीडरशिप, ये उसकी पुअर लीडरशिप को शो करते हैं ना, कि वो इनएबल था, लाइक यू कैन से ही वाज अनएबल to create a harmony between the school and the community. Okay, whenever you lead on top of school etc, तो आपको वहाँ पर लोगों के साथ हारमोनी रखनी होती है, हर हाल में आपको हारमोनी क्रिएट करनी होती है, बना के रखनी पड़ती है। अदरवाइज जो आपकी लीडरशिप होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फेल हो जाती है, लाइक सेम लाइक ओबी। सो ट्रू प्रोग्रेस जो है वो किससे रिक्वायर होती है, कॉपरेशन से, इम्पोजिशन से नहीं होती, कि आप कोई भी चीज़ इम्पोज करें, तो इम्पोज से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो ब्रिटिशर्स या जो कॉलोनाइजर्स थे वो तो इम्पोज करते थे अपने आइडियाज़ को, अपने लाइक एजुकेशन को, एवरीथिंग, वो हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल रही है कि ट्रू प्रोग्रेशन जो है वो कभी भी इम्पोजिशन से नहीं आती बल्कि कॉपरेशन से आती है। सो ये हमारे पास मेजर थीम हो गया। हम देख लेते हैं कि ये स्टोरी जो है पोस्ट कॉलोनियल थीम के साथ कैसे डील करती है। अब पोस्ट कॉलोनियल के एस्पेक्ट्स हमें सारे के सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ट्रेडिशन वर्सेस वेस्टर्न मॉडर्निटी दिखाया गया, कि ऑबी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्टर्न को, कॉलोनियल माइंडसेट को, प्रोग्रेस, मॉडर्नाइजेशंस एंड जो प्रिमिटिव कस्टम्स है उसको टोटल वो रिजेक्ट कर रहा है। यही चीज़ हमें कहाँ पर नज़र आती है, पोस्ट कॉलोनियल के अंदर नज़र आती है, कि जो कॉलोनाइजर है वो टोटल किसको रिजेक्ट करते हैं, ट्रेडिशन को टोटल रिजेक्ट करते हैं। कॉलोनाइजर जो है वो अपनी बात को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हम मॉडर्नाइज करने आए, वी आर हियर टू सिविलाइज दम। ठीक है, हम यहाँ पर किस लिए हैं, इनको सिविलाइज करने के लिए। सो ट्रेडिशन वर्सेस वेस्टर्न मॉडर्निटी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइक एक एस्पेक्ट्स नज़र आता है जो दोनों में है। इसी तरह से कल्चरल क्लैश भी हमें एक कॉलोनियल थीम है, बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल थीम है, और इस स्टोरी के अंदर भी हमें कल्चरल क्लैश नज़र आता है। कहाँ पर नज़र आता है, फुटपाथ का ब्लॉक करना, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, कि कॉलोनियल डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल अफ्रीकन लाइफ, कि जो कॉलोनियल थे, जो कॉलोनाइजर थे वो डिसरप्ट करते हैं ट्रेडिशनल, जो अफ्रीकन लाइफ का ट्रेडिशन है उसको टोटल क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। सो कल्चर क्लैश यहाँ पर नजर आता है। ये कन्फ्लिक्ट शो करता है कि हाउ कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इम्पोज न्यू स्ट्रक्चर्स विदाउट रिस्पेक्टिंग द लोकल कल्चर, वो लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट, बिल्कुल बगैर किसी रिस्पेक्ट के लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट देने के वो न्यू स्ट्रक्चर्स को इम्पोज करते हैं इनके ऊपर। सो कल्चर क्लैश हमें ये थीम जो है पोस्ट कॉलोनियल के अंदर भी मिलता है, और ये बेसिकली यहाँ पर स्टोरी के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट थीम मिल रहा है। और पावर एंड कंट्रोल्स अभी जो है बिहेव करता है मिनी कॉलोनाइजर के तौर पर, यानी अपने पावर को वो कम्युनिटी के ऊपर जो है वो क्या करता है, इम्पोज करता है, बगैर कि वो कोलिब्रेट करे, कोलिब्रेशन से चले, बल्कि वो अपने पावर को जो है वो इम्पोज करने पर लगा हुआ है। उसकी जो अथॉरिटी है बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है हाउ कॉलोनियल लीडर्स ट्राई टू कंट्रोल नॉट जस्ट लैंड बट आल्सो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। और उसकी जो अथॉरिटी है इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है किस तरह कॉलोनियल लीडर्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं किस चीज़ को कंट्रोल करना, कंट्रोल नॉट जस्ट लैंड बट आल्सो इन जस्ट वो लैंड के ऊपर ही कंट्रोल अपना नहीं दिखा रहे, बल्कि वो स्पिरिचुअलिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वो एंसेस्ट्रल वेज को भी कंट्रोल, यानी कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो पावर एंड कंट्रोल यहाँ पर हमें नजर आता है। वॉइस ऑफ ओपोप्रेस्ड, प्रिस्ट की वॉइस जो है वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस ऑफ इंडिजिनियस वॉइसेस को, जो कि डिमांड कर रही है कि जो एंसेस्ट्रल वे है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। एचबी जो है वो स्पेस देता है विलेजर्स वर्ड व्यू शोइंग इट्स वैलिडिटी अगेंस्ट ओबीज डिसमिस्ड एटीट्यूड। सो बेसिकली द वॉइस ऑफ प्रिस्ट इज बेसिकली वॉइस ऑफ द ओपोप्रेस्ड।
oppressed की वो वॉइस थी. Consequence of cultural erasures. So the destructions of, या इरेज भी पढ़ सकते हैं इसको. The destructions of the gardens and the inspector's harsh report reflect the failure of ignoring cultural roots. Like for example, अगर आपको आप जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि जो अगर आप क्या करते हैं लाइक इग्नोर करते हैं, ठीक है, कल्चरल रूट्स को इग्नोर करते हैं तो आप टोटल फेल हो जाएंगे. आपको कल्चरल रूट्स को देखना पड़ता है. ठीक. सो एचबी जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिक्स कर रहा है. वो कहता है कि ब्लाइंड एडॉप्शंस ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी विदाउट डायलॉग और रिस्पेक्ट. सो दिस इज़ बेसिकली कि आप अगर बगैर किसी ब्लाइंडली अगर आप क्या करते हैं मॉडर्निटी की तरफ चलते हैं तो आप अपना कल्चर भी खो देते हैं, आप रिस्पेक्ट खो देते हैं. ठीक है, आप डायलॉग खो देते हैं. ठीक. तो आपके पास कोई बात नहीं होती अपने प्रूफ करने की. सो द सेम वे हैपन विद द ओबी. So how this story deals with the post-colonial themes, tradition versus Western modernity, cultural clashes, power and control, voice of the oppressed, consequence of the cultural erasure. So these are basically the major aspects that we can see in the story, The Dead Man's Paws. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है इसकी समरी को, इसके मेन थेम्स को, और किस तरीके से ये स्टोरी जो है वो डील करती है पोस्ट कॉलोनियल थेम के साथ. आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग माई लेक्चर्स. अल्लाह हाफिज़.